प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कपिलो प्रसाद आपके लिए मैथ टॉप 10 का 10 अलग अलग चैप्टर का 10 क्वेश्चन जो कि हम पर डे लेकर आते हैं आज पुनः लेकर आए हैं। ठीक है, देखा जाए इस टॉपिक को, इस क्लास को। ओके, ठंड ज़्यादा है, ठंड लग रही है, चलिए बढ़िया बात है। चलिए तो ये रहा आपके सेशन का पहला क्वेश्चन और ये नंबर सिस्टम से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ये कहता है कि किसी संख्या को 7/6 से गुना करने के लिए किसी लड़के को कहा गया। ठीक है, लेकिन वो 7/6 से भाग दे देता है। क्या दे देता है? भाग दे देता है, जिससे उसका परिणाम जो है 39 कम आता है। 39 कम आता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो संख्या क्या है? सोचा जाए, यदि संख्या को हम एक माने होता, संख्या अगर एक होता, ठीक है, ऊपर लिख दें, अगर संख्या एक होता तो इसमें 7/6 से गुना किया जाता तो आना चाहिए था 7/6, नहीं, लेकिन उसने क्या किया? 7/6 से भाग दे दिया। भाग देने का मतलब वो ले आया होगा 6/7। अतः यह परिणाम जो है इससे 39 क्या आया? कम आया। यहां से देखो कितना कम आया, तो 49 में से 36 गया सॉरी 49 में से 36 गया, कितना आ जाएगा? 13/7 इतना कम आ गया। नहीं, अब यहां पे दो बात करोगे। अगर एक मान के तुमने देखा तो यह रिजल्ट इससे 13/42 कम आया, लेकिन ये कहता है 39 कम आया, ये कहता है 39 कम आया, लेकिन आपका आ रहा है 13/42। तो करना क्या है? संख्या क्या है? यह हमारा क्वेश्चन था। तो करना क्या है कि इस 39 में इससे उल्टा गुना कर देना है 42/13 से। 39 3 दूनी 126। संख्या कौन है? 126 है ना। ये तो हमारा दूसरा तरीका हुआ। पहला तरीका अगर बनाना चाहो तो हम कहेंगे कि 13/42 का वैल्यू है 39, तो संख्या क्या माना था तुम? एक, तो एक का वैल्यू क्या होगा? तो 39/13 गुने 42, 39 कितना हो जाएगा? 126, जो ऑप्शन बी में है। अतः बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये वाली बात जो यहाँ पे आपको मैंने बताया है ना, ये मौखिक निकाल सकते हो इससे, क्योंकि है यही चीज। जब भी वैल्यू का पार्ट में, अनुपात में, प्रतिशत में तुम मान निकाल लेते हो तो इससे अगर उसमें उल्टा गुना करोगे तो शुरू मतलब संख्या मतलब टोटल निकल जाएगा। ओके, चलिए, हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन का, आज का सेशन का नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? तो कहता है एक ट्रेन एक 200 मीटर लंबी प्लेटफार्म को, ध्यान दीजिएगा, कहता है एक ट्रेन एक 200 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 200 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार करता है। 18 सेकंड में पार करता है, तथा यही ट्रेन एक व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड का समय लेता है। तो आपसे पूछा गया है कि ट्रेन की चाल क्या है? ट्रेन की चाल क्या है? यह हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पे गौर कीजिए, थोड़ा सा कंपेयर दोनों को कर देखिए। यहां व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर रहा है। आपको पता है कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी निश्चित बिंदु को, किसी पोल को, मतलब वैसे वस्तु को पार करे जिसकी अपनी कोई लंबाई ना हो, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। इस व्यक्ति को पार करने में यह ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रहा है, लेकिन जब ये दूसरी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो ये दोनों के लंबाई के योग के बराबर दूरी तय कर रहा है। यही वजह तो है कि इसको 6 सेकंड के बजाय इसको पार करने में 18 सेकंड का वक्त लग गया। इससे ज्यादा वक्त क्यों लगा? क्योंकि इसमें इतना ज्यादा पार किया नहीं, मतलब 18 में से 6 गया, कितना बच गया? 12। मतलब कह सकते हो कि 12 सेकंड में वह तय किया 200 मीटर की दूरी। ये 200 मीटर की दूरी तय करने में 12 सेकंड लगा, उसी वजह से तो इससे ज्यादा लगा समय। 6 के स्थान पे 18 क्यों लगा? मतलब 6 के स्थान पे 18 इसलिए लगा क्योंकि यह 200 मीटर यहां पे ज्यादा दूरी तय कर रहा था। ये बात आ रही है समझ में? अतः 6 से कितना ज्यादा है? 18, 12,
मतलब 12 सेकंड में या 200 मीटर की दूरी तय किया। बस यही आपका रिजल्ट है ना। चाल निकालना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब दूरी हो गया 200 मीटर और समय हो गया 12 सेकंड। ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में, हमें तो बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में, अतः 200 बटा 12 में 18 बटा 5 से गुना कर दीजिए, है ना, बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कहो तो 5 दूनी 10, ये शून्य कट गया तो हो गया 20 तिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो ये कहता है कि एक पत्थर की ढेरी को 21 पत्थरों के भागों में बांटा जा सकता है। एक पत्थर का ढेरी है जिसको 21 पत्थरों के भागों में बांटा जा सकता है। यदि उन्हें 16, 20, 25 और 45, 16, 20, 25 और 45 के भागों में, पत्थरों के भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो आपको बताना है कि उसमें कम से कम पत्थरों की संख्या क्या है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे भी कम से कम की बात करें मतलब एलसीएम, लेकिन इस क्वेश्चन को भी आप समझ लीजिए। ये कह रहा है कि 16, 20, 25 और 45, मतलब वह न्यूनतम संख्या आपको बताना है जिसमें 16 से भागा दें या 20 से भागा दें या 25 से भागा दें या 45 से भागा दें, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। बस वही तो कह रहा है। ये पत्थर का ढेर है, ये पत्थर का ढेर है, बहुत सा यहाँ पे पत्थर है। इसको जब 16-16 के भागों में, मतलब 16-16 के ग्रुप में हम बांटते हैं तो भी 3 शेष बच जाता है। 20-20 के ग्रुप में हम बांटते हैं तब भी 3 शेष बच जाता है। 25-25 के ग्रुप में बांटते हैं तब भी 3 शेष बच जाता है। और 45-45 के भागों में बांटते हैं तब भी 3 शेष बच जाता है। ठीक है, मतलब जब 16 से भागा देते हैं तब भी 3 शेष बच जाता है, 20 से भागा देते हैं तब भी 3 शेष बच जाता है, 25 से भागा देते हैं तब भी 3 शेष बच जाता है, 45 से भागा देते हैं तब भी 3 शेष बच जाता है। तो वह न्यूनतम संख्या कौन होगा, तो बस इसका एलसीएम जो आएगा 3600, इसमें 3 ऐड कर देंगे, यही ना बनाने का नियम है। 3603 हमारा आंसर होगा। आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है सी, अतः सी आपका सही उत्तर होगा। ओके, अगर इसका एलसीएम नहीं निकालने आता है तो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, उसकी बात हम नहीं यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है भाई, तो 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले, ध्यान दीजिएगा, एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिला, लेकिन वह 30 अंकों से फेल कर गया। 30 अंकों से क्या कर गया, ये फेल कर गया। ठीक है, सोचो अगर ये पूजा पाठ करके गया होता, भगवान खुश हो गए होते और 30 अंक और इसे दे देते, तब भी ये भी क्या हो जाता, पास हो जाता। इसका मतलब इसके हिसाब से पास होने का आवश्यक न्यूनतम अंक होगा 20% प्लस 30 अंक। इसी एग्जाम में एक दूसरा विद्यार्थी भी बैठता है जो 32% अंक लाता है। कितना अंक लाता है, 32% अंक लाता है, जो पास होने से भी 42 अंक ज्यादा है, जो पास होने से भी 42 अंक ज्यादा है। सोचो अगर ये पूजा पाठ ना करके भी गया होता, भगवान नारुष्ट भी हो जाते और इसे 42 अंक ना भी दिए होते, तब भी ये क्या होता, पास हो जाता। मतलब इसको 42 अंक कम भी आता तब भी ये क्या होता, पास हो जाता। मतलब इसके हिसाब से सोचा जाए तो पास होने का आवश्यक न्यूनतम अंक होगा 32% माइनस 42 अंक। ओके, अब ये भी उस एग्जाम का पास होने का न्यूनतम अंक है, ये भी न्यूनतम अंक है, दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब ये भी उत्तरणांक है, ये भी उत्तरणांक है, अतः क्या होना चाहिए, दोनों को इक्वल होना चाहिए। आप परसेंटेज को एक तरफ, इसको एक तरफ कर लीजिए, तो एक तरफ करिएगा तो हो जाएगा 12%, है ना, बराबर 12 होगा ना। जैसे 20% को उधर ले जाओगे तो 32 में से 20 गया 12%। अब 42 को इधर लाओगे, 42 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 72 अंक हो जाएगा। मतलब 12% का वैल्यू कितना हो गया, 72 अंक। आपसे पूछा गया कि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत अंक क्या है, ठीक है ना, मतलब उत्तीर्णांक पूछा गया है, ध्यान से समझना है, उत्तीर्णांक पूछा गया है, ठीक है। तो 12% का वैल्यू हो गया 72, अतः उत्तीर्णांक या तो इससे निकालो या इससे निकालो, जिससे निकालना है तुम निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो ऐसा करते हैं कि हम 6% का मान निकाल लेते हैं।
6% का मान कितना होगा? तो 72 का आधा 36 अंक होगा या नहीं होगा? देखो तो 12% का वैल्यू 72, तो 6% का वैल्यू कितना होगा? 36। उत्तीर्णांक हम इसको लेते हैं तो 20% प्लस 30 अंक, यही ना होगा? अब सोचो 20% प्लस 30 अंक को, है ना, हमें बदलना है। उत्तीर्णांक मतलब प्रतिशत पूछ रहा है ना, 30% अंक को हमें बदलना है 30 अंक को प्रतिशत में, तो क्या प्रतिशत होगा? तो यहाँ से निकालो, है ना, एक बार और 6 से भागा दोगे तो हो जाएगा 1% बराबर 6 अंक, तो 6 अंक बराबर 1%, तो 30 अंक बराबर 100 25 30 मतलब 5%, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 20 और 5 25%। नहीं, कितना हो जाएगा? 20 और 5 25%। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 को ये क्या कहता है? तो ये रेशियो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 रेशियो का है। इसमें A अनुपात B आपको दे दिया है 2:3, B अनुपात C बोला है 3:4, C अनुपात D बोला है 4:5। लाओ लिख देते हैं यहाँ पे A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C का मान दिया है 3:4, C अनुपात D आपको दिया है 4:5। आपसे पूछता है कि A अनुपात D का मान क्या होगा? देखो दोस्तों, यहाँ पे कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो B B C C और शुरू और अंत का कभी भी रेशियो पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, सभी रेशियो को आपस में गुना कर देना है। बस गुना कर दीजिए तो 2/3 गुने 3/4 गुने 4/5, मतलब सभी रेशियो को आपस में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 2/5 का मतलब हो जाएगा 2:5। अब प्रश्न है कि ये सभी रेशियो को गुना क्यों किए भाई? क्योंकि हमें A अनुपात D पूछा गया था। यहाँ देखो A अनुपात B गुना B अनुपात C गुना C अनुपात D अगर हम करते हैं तो C से C, B से B, मतलब बढ़ जाता है A अनुपात D, वही तो हमें निकालना था। नहीं, अतः ऐसा क्यों करें बार बार? नहीं, तो कभी भी कई रेशियो दे दे और शुरू और अंत का अनुपात पूछ दे तो सभी अनुपात को क्या कर देना है? गुना कर देना है। ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, अगर समझ में आता है या आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा और लाइक तो आप करते ही हैं। नहीं, ऐसे आपकी मर्जी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? तो 6 नंबर का क्वेश्चन घातांक और करने का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन ये भी है। कहता है 3/7 के पावर 3x - 7 बराबर 3/7 के पावर 7/3 है जी, 7/3 के पावर 7x - 3, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 3/7 है, ये 7/3 है। अगर इसको उलट दिया जाए तो बिल्कुल दोनों सेम हो जाएगा। तो किस बात की? उलट दीजिए उसको। तो 3/7 के पावर 3x - 7, इसको उलटिएगा 3/7। तो ध्यान दीजिए, इसको उलटना है तो इसका जो पावर है उसको ऋणात्मक करना होगा, है ना, मतलब इसके आगे माइनस लगाना होगा। तो इसके आगे जब माइनस लगाओगे तो हो जाएगा -7x + 3, क्योंकि आगे माइनस लगाओगे तो माइनस और माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा। अब दोनों का बेस समान हो गया। जब दोनों का बेस समान हो गया तब पावर भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। हल कर दीजिए तो 3x - 7 बराबर -7x + 3। अब 7x को इधर लाइएगा तो हो जाएगा 10x बराबर 10, तो x का मान कितना हो जाएगा? 1, जो ऑप्शन सी में है। अतः सी आपका सही उत्तर होगा। ओके, आ रही है बात समझ में? अगर बात आ रही है समझ में तो एक बात पे और ध्यान दीजिएगा, हम अनअकैडमी में भी आ चुके हैं, वहाँ पर भी हमारा लेसन आप कर सकते हैं, वो भी फ्री का लेसन, ठीक है। और अनअकैडमी पे जब जाएंगे तो वहाँ पे एक ऐप लोड करना होगा और मेरे नाम से, कपिल सर के नाम से सर्च करना होगा, तो मेरा टोटल लेसन आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर भी हम जो पार्ट यहाँ पे नहीं करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे हम आपको पूरा कर दें। ओके, और साथ ही साथ मेरा नया चैनल यूट्यूब पर वेब स्टडी, ठीक है ना, वेब स्टडी बाई कपिल सर, इसको भी आप लोग देख लेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में
इस पे बहुत सारे वीडियो आएगा। अभी वर्तमान में शाम को 6 से 7 PM में इस पे रेगुलर क्लास चल रही है, ठीक है ना। ये मेरा यूट्यूब का नया चैनल है वेब स्टडी, जिस पे हम सारा पेपर का क्लास आपको देंगे। और अभी वर्तमान में मैथ का क्लास 6 से 7 PM में चल रहा है। अब बहुत जल्द रीजनिंग भी इस पर शुरू होगा, ठीक है। अतः इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है ना, वो अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और ये कहता है कि x + 1 बटा x के पावर 2 बराबर √3, तो x के पावर 206 प्लस x के पावर 200 प्लस x के पावर 90 प्लस x के पावर 84 प्लस x के पावर 18 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 6 प्लस 1 बराबर 8। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये कंसेप्ट समझ में हमेशा याद रखना है आपको। हम यहाँ से बता देते हैं इसको। यदि x + 1 बटा x का मान √3 हो, ऐसा दिया हुआ हो, तो याद रखना है पावर का अंतर 6 या 18 होने पर उसका मान 0 होगा, उसका मान 0 होगा। ये बात याद रखना है। x + 1 बटा x का मान अगर √3 दिया हुआ हो तो पावर का अंतर 6 या 18 होने पर उसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो x + 1 बटा x बराबर 3 है दिया हुआ प्रश्न में, नहीं तो स्क्वायर को फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, होगा ना। मतलब कहीं ना कहीं x + 1 बटा x का मान √3 है। अतः जहाँ भी पावर का अंतर 6 या 18 होगा वहाँ उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो पावर का अंतर क्या है, 6, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। यहाँ देखो पावर का अंतर क्या है, 90 और 84 का अंतर क्या है, 6, तो यहाँ भी मान कितना होगा, 0। यहाँ देखो 18 और 12 का अंतर 6 है, अतः यहाँ भी मान कितना हो जाएगा, 0। यहाँ देखो अंतर कितना है, 6 है, तो यहाँ भी मान 0 हो जाएगा। बहुत सा को लग रहा है कि अंतर 6 कैसे है, तो ध्यान देना x के पावर 6 प्लस 1 का मतलब हुआ x के पावर 6 प्लस x के पावर 0, क्योंकि किसी का पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। अब देखो पावर का अंतर 6 हुआ ना। चलिए तो हो गया 0 + 0 + 0 + 0 मतलब 0 आंसर, जो ऑप्शन सी में है। अतः सी आपका सही उत्तर होगा। ओके, आ रही है बात समझ में, नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो थोड़ा सा है ना लाइक करते जाइएगा और कमेंट तो जरूर लिखना है, नहीं तो यहीं पे क्लास सस्पेंड। अगर कमेंट्स आप नहीं देंगे तो यहीं पे क्लास सस्पेंड, ठीक है। आप लोग क्लास का जिज्ञासा तो बहुत रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका जो वर्क होता है 2 शब्द लिखने वाला, अरे भाई बढ़िया लगता है तो बढ़िया लिखो, खराब लगता है खराब लिखो, क्या जाता है। नहीं समझ में आया तब तो अगला क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगा। चलिए बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मीन्स 9, आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन। ये 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए उससे भी निपट लिया जाए। तो 9वां क्वेश्चन आपका जो है वो त्रिकोणमिति से है। कहता है कि a + b बराबर 90 डिग्री, तो सेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर b माइनस सेक स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर b बराबर 8। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो दोस्तों, ऐसे प्रश्न को बाय प्रोसेस जाने का प्रयास मत करना, ठीक है। सिर्फ देखना कि सेक 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 सब में सेक है और ये दोनों कोणों का योग कितना है, 90 है, तो कौन सा मान लिया जा सकता है ना। तो हम जानते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये मान को पुट करने का प्रयास करो, है ना कुछ बुझाए तो 45 ले लेना, ठीक है। 0 और 90 के केस में हम लोग कभी कभी परेशानी होती है, क्योंकि मान मैंने कौन जो है वही लेना है जिससे इसका मान जो है इन्फिनाइट ना आए, इन्फिनाइट मान ना आए। तो अगर उतना नहीं भी तुम करना चाहते हो तो सीधा आंख मूंद के है ना 45 का केस उठा सकता है। ऐसे a का मान 30, b का मान 60, 30 60 90, 30 60 लगकर चेक कर लो।
और अगर ये नहीं रखना चाहते हो तो 45 भी तुम रख सकते हो, 45 इसका भी मान 45, ताकि सबका मान सेम आ जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 45 45 भी 90 होता है। क्लियर, चलो तो रख लेते हैं। तो अगर a का मान 45 रखते हो तो सेक 45 का मान क्या होता है, ध्यान रहे कॉस का उल्टा सेक होता है नहीं, और कॉस 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2। तो सेक 45 का मान क्या होगा, √2। तो सेक 45 अगर इसको करते हो तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, यहाँ पे ये भी हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2। ठीक है, तो हो गया, ये प्लस है तो हो गया 2 दूनी 4, 2 2 2 4, 4 - 4 बराबर कितना हो गया 0। मतलब आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मान पुट करके बनाने का आदत डालोगे, बहुत सारा क्वेश्चन आपका यूं ही बन जाएगा। चलिए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन। एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, तो मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक डाल दिए हैं, है ना, वो चैनल का नाम है वेब स्टडी। ठीक है ना, तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको जो भी सूचना देना हो, जो भी पीडीएफ देना हो हम उसमें देंगे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसको भी देख लिया जाए। कहता है कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई। चलो ये वृत्त है, इस वृत्त पर कोई बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है। स्पर्श रेखा उसको कहते हैं जो वृत्त को टच करते हुए जाता है और कहीं इस प्रकार से जाए, मतलब वृत्त को काटते हुए, दो बिंदु पे काटते हुए क्रॉस करता है, तो इसको छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, छेदक रेखा, याद रखिएगा। और जब स्पर्श करते जाएगा उसको क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। चलिए, तो आपका प्रश्न था कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई, यदि इस स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, इसकी लंबाई वो बता रहा है कितना, 8 सेंटीमीटर हो, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, मतलब अगर ये केंद्र है तो ये त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है। ओके, ये भी याद रखना है कि स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या खींचा जाता है वो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब लंबवत होती है। आगे बढ़ो, उस बाह्य बिंदु से केंद्र की दूरी क्या है, मतलब ये वाला आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये पूछ रहा है तो हमको लगता है कि आप आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि 90 के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और कर्ण बराबर होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। नहीं, या ऐसे भी दे सकते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 3 का दुगुना, 4 का दुगुना, तो ये 5 का दुगुना 10 हो जाएगा। इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आंसर अगर ऐसे ना बुझाए तो ये चूंकि कर्ण था, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 64 × 36 100, 100 का वर्गमूल 10, जो ऑप्शन बी में है। अतः बी आपका सही उत्तर होगा। हमें लगता है ये क्लास भी मैथ का टॉप 10 जो पर डे चलता है ना, पर डे का एक क्लास होगा, 10 क्वेश्चन हम पर डे हम भिन्न भिन्न चैप्टर से लेकर आएंगे, है ना, हम कराते रहते हैं। ये लाइफ टाइम तक चलते रहेगा, आपको सारा एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, सब में फायदा पहुंचाएगा आपको। ओके, बेहतर लगा होगा ये भी क्लास आपको। इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे और अगले क्लास में पुनः मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय। ओके।